चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं और साथ में हम इसको बैलेंस भी कैसे कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन 5 टाइप के होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पांचवा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये जानने से पहले कि ये होते क्या है हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि जब हम कॉपर और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है। कॉपर को हम C लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और कॉपर ऑक्साइड को CO2 लिखते हैं। जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं C+O2, इन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो हमें मिलता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जो लेफ्ट साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है और जो राइट साइड होता है वो प्रोडक्ट होता है। हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर उसमें स्टेज चेंज हुआ है, कलर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है और इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, तो ये सब हम देख के बता सकते हैं कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, रेस्पिरेशन, सांस लेना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाना, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जब हम दही को जमाते हैं ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों करते हैं। अकॉर्डिंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नेदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना ही हम मैटर को बना सकते हैं और ना ही मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए अगर जितना रिएक्टेंट में मैटर है उतना ही हमें प्रोडक्ट में मैटर दिखाना पड़ता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखते हैं। पहले तो जो हमें केमिकल रिएक्शन दिया है उसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे। सेकंड स्टेप में हम ये देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में कितने कितने एटम हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट साइड में Fe3 है और O4 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में Fe बस 1 है और O भी 1 है। इस सिचुएशन में हम रिएक्टेंट साइड में भी 3 बनाएंगे Fe को और O को भी 4 बनाएंगे, जिससे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों इक्वल हो जाए। लेकिन रिएक्टेंट साइड में H2 4 हो गया और प्रोडक्ट साइड में H2 1 रह गया, इसलिए हम प्रोडक्ट साइड में भी H2 को 4 बनाएंगे। लेकिन याद रहे जो आप ये नंबरिंग कर रहे हैं ये बॉक्स के बाहर ही करें। अगर आप बॉक्स के अंदर करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और H2 प्लस O2 मिलकर बनाएंगे H2O यानी वाटर, और जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी के साथ एक और छोटा रिएक्शन आता है जिसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है प्रोडक्ट के साथ, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसका केमिकल इक्वेशन होगा CH4 यानी मीथेन प्लस O2 ऑक्सीजन। तब मीथेन ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में हीट देखने को मिलता है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं यानी जब हम सांस लेते हैं ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब सेकंड आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड ब्रेक डाउन होते हैं 2 और मोर सब्सटेंस में, यानी 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में, इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम हीट की मदद से हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं मेनी प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूटता है। सेकंड आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और मैनी प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे कि तब हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। थर्ड आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसको हम धूप में रखते हैं और जो रिएक्टेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर सब्सटेंस में। फॉर एग्जांपल जब हम AgCl को धूप में रखते हैं तो ये Ag प्लस Cl में डिवाइड हो जाता है। और जो ये रिएक्शन है इसका यूज हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स
एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है। फॉर एग्जांपल, जब हम आयरन और प्लस कॉपर सल्फर को रिएक्ट करवाते हैं तो आयरन क्या करता है, कॉपर को हटा देता है और सल्फर के साथ बैठ जाता है, तो हमें क्या मिलता है, FeSO4 + CO। अब चौथा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कंपाउंड के आयंस एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। अब आता है पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन वो है जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, लेकिन रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है और पहले जानते हैं एसिड। पॉइंट 1, दीज आर द सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट। ऐसे सब्सटेंस जो कि खट्टे होते हैं टेस्ट में, उसे एसिड कहते हैं। पॉइंट 2, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ये सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। पॉइंट 3, दे गिव H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो कि पानी में घुल जाता है, एक पानी में H+ आयन छोड़ते हैं जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास होती है। पॉइंट 4, द टर्न एसिड हैज़ बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। एसिड शब्द लैटिन वर्ड एसिडस से आया है जिसका मीन होता है खट्टा। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे कि HCl जो कि हमारे पेट में प्रेजेंट होता है, H2SO4 जिसे किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, और HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और कुछ वीक एसिड भी होते हैं जिसे CH3COOH कहते हैं, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, और दूसरा ऑक्सैलिक एसिड, तीसरा लैक्टिक एसिड। अब आता है कॉन्सेंट्रेट एसिड। अब कॉन्सेंट्रेट एसिड किसे कहते हैं, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। जिसमें हाई अमाउंट में एसिड होता है और लो अमाउंट में वाटर होता है, उसे कॉन्सेंट्रेट एसिड कहते हैं। अब आता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड। जिसमें वाटर ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है, उसे डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अब आते हैं बेस। अब बेस किसे कहते हैं। पॉइंट 1, दीज आर द सब्सटेंस विच आर द बेटर इन टेस्ट एंड सॉफ्टी इन टच। ऐसे सब्सटेंस जो कि कड़वा होते हैं टेस्ट में और छूने में सॉफ्टी होते हैं, उन्हें बेस कहते हैं। पॉइंट 2, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्रू। इस सॉल्यूशन में रेड लिटमस को ब्रू कर देते हैं। पॉइंट 3, दे गिव OH- आयन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में OH- आयन छोड़ते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं जैसे कि NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और KOH जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और CaOH जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। साथ में वीक बेस भी आते हैं जिसको NH4OH कहते हैं, जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसके बाद आता है एल्कलाइज। दीज आर बेस विच आर सोलुबल इन वाटर। ऐसे बेस जो कि सोलुबल होते हैं वाटर में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उनको एल्कलाइज कहते हैं। एसिड और बेस के बाद आता है सॉल्ट। दीज आर द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ऐसे कंपाउंड जो कि फॉर्म होते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन से, उसको सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, KCl जिसे पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। इन सब के बाद आता है इंडिकेटर। अब इंडिकेटर किसे कहते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो कि अपना कलर चेंज कर देते हैं, स्मेल चेंज कर देते हैं डिफरेंट टाइप सब्सटेंस से, इनको इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, नेचर इंडिकेटर, फाउंड इन नेचर इन प्लांट, जो कि नेचर में और प्लांट में पाए जाते हैं। सेकंड, सिंथेटिक इंडिकेटर, दीज आर केमिकल सब्सटेंस, जो कि केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं। थर्ड, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑडर्स इन एसिड एंड बेस। ऐसे सब्सटेंस जिनके डिफरेंट स्मेल होते हैं एसिड और बेस में, जिसे ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर कहते हैं। इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मैटर विद एसिड। तो एसिड को रिएक्ट करवाएंगे मैटर के साथ तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, तब HCl को रिएक्ट करवाएंगे जिंक के साथ तो जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस देखने को मिलेगा। और इसी मैटर को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं जैसे कि बेस प्लस मैटर, तो हमें सॉल्ट देखने को मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड को तब जिंक के साथ करवाएंगे तो हमें सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेस। क्या होगा जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे एसिड और बेस के साथ। सबसे पहले हम इसको एसिड के साथ देखते हैं। तो एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो हमें सॉल्ट साथ में CO2 प्लस में H2O देखने को मिलेगा।
जिसका एग्जांपल है HCl को तब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O देखने को मिलेगा। और सेकंड है तब HCl को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O देखने को मिलेगा। अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें इसमें नो रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब आता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। क्या होगा अगर एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करवा दे तो तब एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सॉल्ट प्लस H2O देखने को मिलेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं और हमें सॉल्ट और वाटर देखने को मिलता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे जब HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O यानी वाटर देखने को मिलेगा। इसमें HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तब दोनों को रिएक्ट करवाया तो हमें NaCl यानी सोल्ट प्लस वाटर H2O देखने को मिला। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। एसिड और बेस में क्या कॉमन है? फर्स्ट पॉइंट, ऑल एसिड हैव H प्लस आयन इन कॉमन। सभी एसिड में H प्लस आयन कॉमन होता है। सेकंड पॉइंट, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रोड्यूस करता है H प्लस आयन सॉल्यूशन में जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड के प्रॉपर्टी में, यानी एसिड के प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। थर्ड आता है और बेसिस है OH माइनस आयन जिसको हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं, ये कॉमन होते हैं सभी बेस में। नेक्स्ट टॉपिक आता है एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस का क्या होगा? एसिड फर्स्ट, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंट ऑफ वाटर। एसिड रिलीज करेगा H प्लस आयन वाटर के मौजूदगी में। सेकेंड, H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिट अलोंग, दे एग्जिट एज H3O प्लस। जो H प्लस आयन है कभी अकेला एग्जिट नहीं करेगा, ये एग्जिट करेगा H3O प्लस के साथ। फॉर एग्जांपल जब HCl को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो हमें H3O प्लस साथ में प्लस Cl माइनस देखने को मिलेगा। तब हम बेस को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो हमें क्या देखने को मिलेगा? बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव OH माइनस आयन। ये हमें OH माइनस आयन देगा वाटर में। फॉर एग्जांपल तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो हमें ये देगा Na प्लस प्लस में OH माइनस। जो बेस सोलुबल होते हैं वाटर में उसको हम अल्काइल कहते हैं। हमें रिकमेंड किया जाता है कि एसिड में वाटर को ना डालें, हम वाटर में एसिड को डालें। ऐसा क्यों? अगर हम एसिड में वाटर को डालेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा जिसकी वजह से हाई अमाउंट में क्या करेगा? हीट को रिलीज करेगा जिसकी वजह से हमारा हाथ जल सकता है। लेकिन तब वाटर में एसिड को नहाएंगे तो इससे क्या होगा? जो एसिड का अमाउंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ही नहीं और क्या होगा? हमारा हाथ बच जाएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं pH स्केल की मदद से। अब pH क्या है? pH का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक ऐसा स्केल है जिसकी मदद से हम एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। pH स्केल कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर इसका pH 7 है तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर इसका pH 7 से कम है तो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर इसका pH 7 से ज़्यादा है तो एक बेसिक सॉल्यूशन है। इसका जितना pH 1-2 के पास होगा वह उतना ही एसिडिक सॉल्यूशन होगा और जिसका pH अगर 13-14 के पास होगा वह उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट है प्लांट एंड एनिमल आर pH सेंसिटिविटी। प्लांट और एनिमल का pH सेंसिटिविटी होता है। सेकंड, pH ऑफ द सॉइल, मिट्टी का भी pH होता है। थर्ड है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH है। फोर्थ है pH चेंज एज कोर्स ऑफ टूथ के, हमारे टूथ के का भी pH होता है। और फिफ्थ है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थॉट केमिकल वर्ब्स। प्लांट एनिमल अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी pH का यूज करते हैं। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल फ्रॉम कॉमन सोर्स NaCl। फर्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH भी कहते हैं। सेकंड, ब्लीचिंग पाउडर जिसको कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड भी कहते हैं। बेकिंग सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट 10H2 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कैल्शियम सल्फर 1/2 H2O भी कहते हैं। पहले पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form
NaOH जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं NaCl के एक्वा सॉल्यूशन में तो डिकम्पोज हो जाता है NaOH में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है? तब NaCl में रिएक्ट करवाते हैं H2O को, तब हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Ca2 प्लस H2 देखने को मिलता है। इसी रिएक्शन से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। इसके यूजेस हैं, फर्स्ट H2 फ्यूर मैंगनीज, सेकंड Ca2 वाटर ट्रीटमेंट, PVC या फिर CFC, थर्ड HCl क्लीनिंग स्टील मेडिसिन्स, फोर्थ है NaOH डिक्रीजिंग मैटर सॉप एंड पेपर मेकिंग। सेकंड आता है ब्लीचिंग पाउडर जिसे कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड भी कहते हैं। इट इज प्रोड्यूस द रिएक्शन ऑफ क्लोराइड ऑन ड्राई स्टेक्टाइन। ये प्रोड्यूस होता है ड्राई क्लोराइड और स्टेक्टाइन के रिएक्शन से। देखिए कैसे, तब Ca2 को रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें ब्लीचिंग पाउडर साथ में वाटर देखने को मिल जाएगा। इसके यूजेस क्या हैं? ए ब्लीचिंग कॉटन एंड डाइन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बी ब्लीचिंग हुड पर्ट इन पेपर फैक्ट्रीज, सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, डी डिफ्यूजिंग ड्रिंकिंग वाटर। इसके बाद थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है बेकिंग सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaSCO3। इसका यूज हम कॉमनली अपने किचन में करते हैं। इसको तो हम हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। इसका यूज बेकिंग पाउडर बनाने में होता है जो कि मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड का। तब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं, ये मिक्स हो जाता है वाटर के साथ और CO2 को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये जो केक होता है या फिर जो खाना होता है स्पंजी या फिर क्या होता है सॉफ्ट बन जाता है। और फोर्थ आता है वॉशिंग सोडा जिसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट 0.10 H2O, जिसको बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाना होता है 10 H2O के साथ। उसके बाद बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट 10 H2O। इसका यूज होता है इन ग्लास सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री, बी मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, सी क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस, डी फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। फिफ्थ आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फर 1/2 H2O। तब हम जैप्सन को हीट करते हैं, तब ये क्या करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को रोज कर देते हैं और बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये व्हाइट पाउडर होता है। अब इसमें फिर से वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, फिर से चेंज हो जाएगा जैप्सन में। इसका फॉर्मूला है जब कैल्शियम सल्फर 1/2 H2O को रिएक्ट करवाएंगे 1/2 H2O के साथ तो कैल्शियम सल्फर 2 H2O मिल जाएगा। इसका यूज डॉक्टर करते हैं टूटी हड्डियों को सपोर्ट देने के लिए और इसका यूज होता है खिलौने बनाने में और साथ में सरफेक्स को स्मूथ बनाने में भी इसका यूज होता है। लास्ट आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये एक फिक्स नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कि प्रेजेंट होता है एक ही फॉर्मूले में। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फर 0.5 H2O, इसमें 5 फिक्स वाटर। पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम मैटर और नॉन मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले जानते हैं मैटर किसे कहते हैं। आपके बुक में इसकी 7 प्रॉपर्टी दी गई है, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है मैटेरिक टेक्सचर। ये क्या है? मैटर इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैटेरिक टेक्सचर। जो मैटर प्योर स्टेट में पाए जाते हैं और उनका सरफेस शाइन करता है, इसी प्रॉपर्टी को मैटेरिक टेक्सचर कहते हैं। सेकंड आता है मैटर जनरली हार्ड। मैटर क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आता है मैलेबिलिटी। सम मैटर कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। कुछ मैटर को पीट कर पतली शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, इसी प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी कहते हैं। सिल्वर और गोल्ड मोस्ट मैलेबल मैटर है। फोर्थ आता है डक्टिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मैटर टू बी ड्रॉ इनटू थिक वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मैटर को क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं थिक वायर में, इसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मैटर क्योंकि आप 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा एक वायर बना सकते हैं। पांचवा है मैटर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैटर क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और साथ में इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। छठवां आता है मैटर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मैटर होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सातवां है सोनोरस। The matter that produce a sound on striking a hard surface are said to sonorous। मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसमें मैटर को मारने पे टन का आवाज प्रोड्यूस करता है, इसी प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। तब आपकी स्कूल की घंटी बजती है तो आपको कुछ इस टाइप का आवाज सुनाई देता है, मैटर की इसी प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। इसके बाद आता है नॉन मैटर।
आइए अब नॉन मैटर के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, एग्जिट इन और 3 स्टेट, लिक्विड, गैस, सॉलिड। एक क्या करता है, पाया जाता है लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों स्टेट में। सेकंड आता है नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेरेबल, मतलब इसको ना ही हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही थिन सीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड आता है नॉन सोनरस एंड नॉन डक्चर्स एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के ना ही कोई नॉन मैटर सोनरस होते हैं और ना ही कोई नॉन मैटर डक्चर्स होते हैं। फोर्थ आता है हैव मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड, मतलब कि डायमंड को छोड़ के बाकी जो नॉन मैटर होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रो होता है। फिफ्थ आता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, मतलब ग्रेफाइट को छोड़ के जो बाकी नॉन मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। छठवां आता है हैव डेंसिटी, इनका जो डेंसिटी होता है नॉन मैटर का ये कम होता है। सातवां आता है ऑक्साइड ऑफ नॉन मैटर आर जनरली एसिडिक इन नेचर, जो नॉन मैटर के ऑक्साइड होते हैं नेचर में एसिडिक होते हैं। आइए अब जानते हैं एक्सेप्ट। फर्स्ट, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में मरकरी को छोड़ के बाकी जो मैटर होते हैं और सॉलिड में एग्जिट करते हैं। सेकंड आता है आयोडीन इज नॉन मैटर बट इट इज टेक्सचर, आयोडीन नॉन मैटर है बट ये साइन करता है। थर्ड आता है कार्बन इज नॉन मैटर दैट कैन एग्जिट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड ऑटोटॉप्स। Diamond anisotopes of carbon is the hardest natural substance known and has a very high melting and bonding point. Graphite, another isotopes of carbon, is a conductor of electricity. कार्बन क्या नॉन मैटर है, ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिट करता है, इसी फॉर्म को ऑटोटॉप्स कहते हैं। जो कि डायमंड होता है वो कार्बन से मिलकर बना होता है, जो कि सबसे मजबूत सब्सटेंस है। इसके जो मेल्टिंग एंड बॉन्डिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा हाई है। और जो ग्रेफाइट है वो भी क्या करता है, कार्बन से मिलकर बना है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फोर्थ आता है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इनकी जो डेंसिटी है और मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जिसकी वजह से इसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा मैटर है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, तो इसलिए आपको इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट हैपन व्हेन मैटर आर बर्न इन एयर। जब भी आपको बर्न इन एयर देखने को मिले तो आप समझ जाना कि ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो मैटर प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनेंगे मैटर ऑक्साइड, जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनेगा कॉपर ऑक्साइड और एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हम जानते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। दीज आर मैटर ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। ऐसे मैटर ऑक्साइड जो कि एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। इसका आंसर ये होगा कि सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव मैटर होते हैं, जो कि रिएक्ट करते हैं बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ और फायर कैच कर लेते हैं। इसी वजह से हम सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट हैपन व्हेन मैटर रिएक्ट विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, मैटर रिएक्ट विद वाटर डिफरेंटली, नॉट ऑल मैटर रिएक्ट विद वाटर। जो मैटर होता है वाटर के साथ डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, लेकिन जो सभी मैटर होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कोल्ड वाटर के साथ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम रिएक्ट करते हैं और हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट करता है और स्टीम वाटर के साथ एल्यूमिनियम और आयरन रिएक्ट करता है। आपको ये याद रखना है कि कौन सा मैटर किस वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पोटेशियम प्लस वाटर मिलकर बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और मैग्नीशियम प्लस वाटर मिलकर बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। उसके बाद एल्यूमिनियम प्लस वाटर मिलकर बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2। के बाद आता है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मोस्ट मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 के साथ, उसके बाद फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड देंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस HCl देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। फिर आता है एक्वा रीजन। इट इज मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl एंड कॉन्सेंट्रेट HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं इन 3:1। इट डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनियम। तब कॉन्सेंट्रेट HCl को और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड को 3:1 के फॉर्म में मिक्स किया जाता है, तो ये डिसॉल्व कर देता है गोल्ड और प्लेटिनियम को। इसके बाद आता है रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, केदारनाथ का मारी आरू जरा फीका पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पीटेगा। केदार से के, नाथ से Na, CA से CA, माई से Mg, आरू से एयर, जरा जडन, फीका Fe, पकाता PB है H, क्यूट CU, हरी SG, आएगा AG और AU, पीटेगा PT। आप इसी तरह से आराम से ये सीरीज याद कर सकते हैं। और आपको इसका नाम भी याद रखना है, जैसे कि K से पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम। इसी तरह आपको इन सब का नाम याद रखना है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आपके लिए फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सबसे ऊपर आता है मोस्ट रिएक्टिव मैटर, फिर सबसे नीचे आता है लेस रिएक्टिव मैटर,
फिर बीच में आता है मिड रिएक्टिव मैटर। इसमें क्या जो मोस्ट रिएक्टिव मैटर होगा और रेस्ट रिएक्टिव मैटर को आराम से डिस्प्लेस कर देगा, जैसे कि कॉपर प्लस AgNO3। इसमें क्या है, कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव मैटर है, किससे, Ag से। तो क्या करेगा, ये Ag को हटा देगा और NO3 के साथ बैठ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। बॉन्ड मिलकर बनेगा CuNO3 प्लस Ag। इसके बाद आता है रिएक्शन बिटवीन मैटर्स एंड नॉन मैटर्स। फर्स्ट आता है जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वह चाहते हैं कि जो उनका आउटर सेल है हमेशा बाहर आए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का दिखता है। सबसे पहले K आता है, फिर R आता है, फिर M आता है। K में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, R में 8 होते हैं और M में भी 8 होते हैं। वो क्या चाहते हैं कि हमेशा उनका जो ये आउटर सेल है हमेशा बाहर रहे। सेकंड आता है जो मेटल्स के जो एटम होते हैं वे यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसे कैटायन पॉजिटिव आयंस कहते हैं। थर्ड आता है जो नॉन मेटल के एटम होते हैं वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसे एन आयंस यानी कि नेगेटिव आयंस कहते हैं। फोर्थ पॉजिटिव चार्ज आयंस को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से आयन कंपाउंड फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें क्या है, जो मैग्नीशियम है उसमें जो K शेयर है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और जो R शेयर है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और जो उसका M शेयर है उसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं Mg है उसमें क्या होगा 2 प्लस आ जाएगा ऊपर, यानी कि प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यूज कर दिया। और जो क्लोराइड है इसमें क्या है, जो K शेयर है उसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है और जो R शेयर है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और जिसका M शेयर है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। एक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जिसको जैसे इसका जो वो है आउटर शेयर वो क्या होगा पूरा फुल हो जाएगा। आप इसमें भी देख सकते हैं जो मैग्नीशियम है अपने 2 इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा, उसके बाद क्या होगा मैग्नीशियम भी फुल हो जाएगा और जो Cl के आउटर मोस्ट शेयर है वो भी पूरे हो जाएंगे, जिसको जैसे क्या होगा ये आयनिक कंपाउंड यहाँ फॉर्म हो गया। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फर्स्ट है हाई मेल्टिंग एंड बॉन्डिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग और बॉन्डिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। सेकंड आता है सोलुबल वाटर, वाटर में सोलुबल होता है। थर्ड आता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, ये एक्वा सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यानी कंपाउंड की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑकरेंस ऑफ मैटर। फर्स्ट आता है मिनरल्स, द कंपाउंड व्हिच ऑक्यूर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। वो कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं उसे मिनरल्स कहते हैं। फिर आता है ओरे, मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मैटर कैन बी इकोनॉमिक एक्सट्रैक्ट इज कॉल्ड ओरे। वो मिनरल जिसमें से हम मैटर को निकाल सकते हैं उसे ओरे कहते हैं। फिर आता है गैंग, ओरे आर फाउंड मिक्स विद अर्थी इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल, सैंड, एक्स, स्नो आर गैंग। द गैंग इज रिमूव फ्रॉम द ओरे। जो ओरे होता है उसमें कुछ गंदगी रख जाती है जैसे कि सैंड, सॉइल, इसको क्या कहते हैं, इसे क्यों गैंग कहते हैं। मिनरल्स और गैंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सक्रीटिंग मैटर्स रो इन द एक्टिविटी सीरीज। वो मैटर रिएक्टिव सीरीज में सबसे नीचे आते हैं, उसको कैसे ऑब्टेन करते हैं। दिस मैटर कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग द और इन एयर एट हाई टेम्परेचर। ओरे को एयर में हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं, जिसको जैसे हमें मैटर मिल जाता है। जब भी एयर या फिर हीट की बात हो तो समझ जाना कि ऑक्सीजन की बात हो रही है। कि आप देख सकते हैं कॉपर सल्फाइड इसमें O2 ऐड हो रहा है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट किया जा रहा है। इसके बाद कॉपर ऑक्साइड साथ में SO2 में टूट जाएगा। इसके बाद कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड से फिर से हीट करेंगे, उसके बाद में कॉपर और साथ में SO2 देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ प्योर कॉपर ऑब्टेन कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी को एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। सबसे नीचे आपको रो एक्टिविटी सीरीज देखने को मिल जाएगा, उसके बाद उसके थोड़ा सा ऊपर आपको मिड एक्टिविटी सीरीज देखने को मिल जाएगा, उसके सबसे टॉप में आपको टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज देखने को मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सट्रैक्टिंग मैटर इन द मिड ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मिड एक्टिविटी सीरीज से मैटर को कैसे ऑब्टेन करते हैं। मैटर्स आर इजी टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड ओरे, थस सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओरे आर कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। पहले ओरे को कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड ओरे में, जैसे कि सल्फाइड कार्बोनेट ओरे को कन्वर्ट कर देंगे ऑक्साइड में, उसके बाद हम आराम से प्योर मैटर को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके भी 2 तरीके, पहले रोस्टिंग, दूसरा कैकिनेशन। आई जानते हैं रोस्टिंग। मैटर ओरे हीट स्टोरिंग इन एक्सेस ऑफ एयर, जब मैटर ओरे को स्टोरिंग हीट करते हैं एक्सेस ऑफ एयर में, इसी को रोस्टिंग कहते हैं। अब आता है कैकिनेशन, मैटर ओरे हीट स्टोरिंग इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मैटर ओरे को हीट करते हैं स्टोरिंग बट लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इसी को कैकिनेशन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों तरीके से जिंक सल्फाइड या जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में हम चेंज कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड मिलने के बाद इसको हम 2 तरीके से फिर से प्योर मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है यूजिंग कोक एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन से हीट करेंगे तो जिंक प्लस CO2 में टूट जाएगा। दूसरा तरीका आता है यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है जो कंपाउंड के आयन होते हैं एक दूसरे से चेंज होते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सट्रैक्टिंग मैटर एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज के टॉप में आते हैं उससे प्योर मैटर लेने के लिए हमें उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जब NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो Na+ और साथ में Cl- में टूट जाएगा। Na+ में जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो Na बन जाएगा और Cl में जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो Cl बन जाएगा। इसके बाद आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इसका यूज भी हम प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। ये जो देखने से एनोडे कहते हैं, इसमें इम्प्योर कॉपर है और इसे कहते हैं कैथोडे। इसमें क्या प्योर कॉपर है। जो एक्वा सॉल्यूशन है ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। आप जो नीचे देखने से एनोडे मड कहते हैं, ये एनोडे का गंदगी है। कैथोडे और एनोडे एक बैटरी के साथ कनेक्ट है, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो एनोडे से क्या होता है Cu2+ निकलता है और कैथोडे में जाके जमा हो जाता है। जो एनोडे की गंदगी
गंदगी होती है वो नीचे जमा हो जाती है। इसके बाद आप क्या देखेंगे, जो कैथोड रे है मोटा हो चुका है और जो एनोड है पतला हो चुका है। कैथोड रे में सभी कॉपर आके इकट्ठा हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रोजन। इसमें क्या होता है, जो मेटल होता है उसके ऊपर मॉइस्चर एसिड और मॉइस्चर ये अटैक करते हैं, जिसको जैसे ये H2S के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो कि दिखने में ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिवेंशन ऑफ क्रोजन। इसमें क्या होता है, जो आयरन होता है उसको पेंटिंग कर देते हैं ऑयरिंग, ग्रीजिंग या गार्बेजिंग से, जिसको जैसे वो क्या करता है, वो रस्टिंग नहीं होता। और आप जो अपने स्क्रीन में क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी। टॉपिक है व्हाट आर राइप प्रोसेस। राइप प्रोसेस क्या है? और द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, which together keep the living organisms arrive and perform the job of body maintain are called die process। वह सभी प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस लेना, डाइजेशन, खाने का पचना, ये सभी मिलकर किसी ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रखने में मदद करती हैं और साथ में बॉडी को भी मेंटेन करती हैं। इसी प्रोसेस को राइप प्रोसेस कहते हैं। राइप प्रोसेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट है डाइजेशन, खाने का पचना। सेकंड है रेस्पिरेशन, सांस लेना। और थर्ड है सर्कुलेशन, जब ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है या फिर मूवमेंट करता है, इसी प्रोसेस को सर्कुलेशन कहते हैं। और फोर्थ है एक्सक्रीशन, तब बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है, इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। इस चैप्टर में हम इसे 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो पहले हम जानते हैं न्यूट्रिशन। ये वे प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स में ये न्यूट्रिशन अलग अलग होते हैं। पहले जानते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। फर्स्ट, प्लांट ऑटोट्रॉप्स। प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है? ऑटोट्रॉप्स का मतलब वो होता है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके। और सेकंड, कैन मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ना कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल। फर्स्ट, एनिमल आर हेटरोट्रॉप्स। एनिमल क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सेकंड, डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल फॉर देयर फूड, ये खाने के दूसरे एनिमल और प्लांट्स में डिपेंड होते हैं, जैसे कि ह्यूमन। इसी टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में अंतर क्या है? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। पहले जानते हैं ऑटोट्रॉपिक। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक CO2, वाटर एक्ट आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिजम्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट CO2 और वाटर का यूज करते हैं अपना खाना बनाने में, या फिर आसान शब्दों में कहें कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ना कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो प्लांट CO2 वाटर का यूज करते हैं अपना खाना बनाने में, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक का बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन प्लांट। अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक किसे कहते हैं? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रोसेस द एबिलिटी ऑफ सिंथेसिस देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो खाने के दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि प्लांट एनिमल में डिपेंड होते हैं, इसी को हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फंगी, एनिमल्स और ह्यूमन। ह्यूमन में क्या करता है, ये प्लांट और एनिमल में डिपेंड होता है खाने के लिए, अपना ये खाना खुद नहीं बनाता। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और ऑर्गेनिजम्स जो कि कैरी आउट करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसी को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट, ऑटोट्रॉप्स यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। अब जानते हैं फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स स्टैक इन CO2 एंड H2O एंड कन्वर्ट दिस इनटू कार्बोहाइड्रेट। इन दिस प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वो प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉप्स रहते हैं CO2 और H2O, फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में, और ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं क्लोरोफिल के मौजूदगी में। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसका इक्वेशन है CO2 प्लस H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, फिर से कन्वर्ट कर देंगे C6H12O6, मतलब ग्लूकोज प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस H2O वाटर। इसका इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको 2023 में पूछा गया था बोर्ड के एग्जाम में, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और समझिए। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट सनलाइट, सेकंड क्लोरोफिल। ये क्या होता है? सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, जो प्लांट में सनलाइट एब्जॉर्ब होता है इसी की मदद से होता है। फिर आता है CO2, इंटर स्टोमाटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज
एज बाय प्रोडक्ट हॉट स्टोमाटा ओनली। ये क्या करता है, ये स्टोमाटा में इंटर होता है CO2, फिर उसके बाद ये रिलीज करता है O2। जैसे ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, सेम इसी तरह प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है, लेता है। उसके बाद आता है वाटर। वाटर प्लस डिसॉल्व मटेरियल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एक्ट्स आर टेक्ड बाय द रूट ऑफ सॉइल। अब जो वाटर है वो क्या होता है, जो प्लांट के रूट होते हैं उसी से एब्जॉर्व किया जाता है, और साथ में जो मिट्टी होती है उसमें कुछ नाइट्रोजन होता है। क्या करते हैं ये प्लांट, उस नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं अपना खाना बनाने में। मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो लाइट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्व होती है बाय क्लोरोफिल। सेकंड कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिट ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो लाइट एनर्जी होता है केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, फिर ये स्प्लिट हो जाता है वाटर और हाइड्रोजन साथ में ऑक्सीजन में। थर्ड रिडक्शन ऑफ CO2 इस कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को रिडक्शन करता है। स्टोमाटा क्या होता है, ये होता है टाइन प्योर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। ये छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ते में, जिसका काम क्या होता है, ये गैस को एक्सचेंज करता है। तो इसके पहले फंक्शन जानते हैं। ए एक्सचेंज ऑफ गैस O2 CO2, एक्सचेंज करता है O2 और CO2 को। बी रूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन करते वक्त क्या करता है, यूज करता है वाटर, मतलब वाटर को यूज करता है वाटर वेपर में, यानी कि भाप बन के वाटर उड़ जाता है स्टोमाटा से। आप सोच रहे होंगे कि स्टोमाटा को हम कैसे देख सकते हैं। आप अपनी आंखों से स्टोमाटा को नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। अगर आप माइक्रोस्कोप में पत्ते को देखते हैं तो उसके अंदर आपको ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। जो ये दोनों साइड हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गार्ड सेल, और जो छोटे छोटे हैं इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और जिसके बीच में है इसे कहते हैं स्टोमाटोफोर। तब ये ओपन होता है तो कुछ इस टाइप का दिखता है, तब ये क्लोज हो जाता है तो कुछ इस टाइप का दिखता है। इसी के अंदर गैस एक्सचेंज होता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टोमाटोफोर को ओपन और क्लोज कौन करता है और कैसे करता है। इसका आंसर होगा कि स्टोमाटोफोर को गार्ड सेल ओपन और क्लोज करता है। और कैसे करता है, इसका आंसर ये होगा, द गार्ड सेल swell when water flow into them causing the stomatophore to open। तब गार्ड सेल में वाटर स्वेट करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। और क्लोज कैसे होगा, सिमिलर द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। तब गार्ड सेल श्रिंक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। इसका आंसर ये है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और इसका आंसर भी समझना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वापस आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे मैंने आपको बताया हेटरोट्रॉपिक होता क्या है। हेटरोट्रॉपिक वो होता है जो कि फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है होरोजोइक। ये क्या होता है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। वो एनिमल जो कि सॉलिड स्टेट में फूड को रहते हैं और उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं अपने बॉडी के अंदर, ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं, होरोजोइक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है अमोइबा एनिमल्स, और ह्यूमन भी इसी का एग्जाम्पल है। और सेकंड आता है सेप्रोफाइटिक। ये क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फीड इन डेड डिक्लाइंग मटेरियल। जो मरे हुए एनिमल होते हैं उसके डेड बॉडी को ईट करते हैं, उसके बॉडी को खाते हैं, अपना पेट भरते हैं। ऐसे एनिमल को कहते हैं सेप्रोफाइटिक। इसके एग्जाम्पल है फंगी। और थर्ड आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है, पैरासिटिक स्टीव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गन्स एंड रिवर्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स। एग्जाम्पल कस्कर्स फ्रांस पैरासिटिक स्टीच एक्ट। ऐसे एनिमल जो कि ऑर्गेनिजम्स में इनसाइड या आउटसाइड रहते हैं और उसी से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, मतलब कि उसी के ऊपर रहते हैं और उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है कस्टर्स टिक्स रीच, यानी कि जुए जो कि हमारे सर पे नहीं पड़ जाते, ये भी पैरासिटिक होते हैं। और जो कुत्ते होते हैं उनके ऊपर भी एक मतलब कि कीड़ा सा पड़ जाता है, जिसे रीच कहते हैं। वो भी उन्हीं का खून पीता है और उन्हीं के सहारे वो जिंदा रहता है। ऐसे एनिमल को पैरासिटिक कहते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स फूड इज टेकन अप थॉट इंटर सरफेस, जो कि फूड अपने इंटर सरफेस से लेते हैं, जैसे कि अमोइबा पैरामीशियम। 2023 में पैरामीशियम के ऊपर क्वेश्चन आया था कि फूड कैसे लेता है। अमोइबा के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा 10 सेकंड क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाएंगे तो बोर्ड एग्जाम के। तो आइए जानते पहले अमोइबा कैसे फूड लेता है। आप जो ये फिगर में देख रहे हैं इसी को अमोइबा कहते हैं, और जो इसके बीच में इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसका एक टाइप का दिमाग होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके पास में एक फूड पार्टिकल रखा हुआ है। फिर वो अपने आप को कुछ इस टाइप में अरेंज कर लेगा कि उसको चारों तरफ घेरने की कोशिश करेगा।
जो इसका ये फिंगर जैसा दिख रहा है इसको कहते हैं पैसोपोडिया। और बाद में क्या करेगा, फूड को कैप्चर करेगा। उसके बाद फूड उसके अंदर चला जाएगा, फिर फूड को वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, अनडाइजेस्ट फूड को क्या करेगा और थ्रो आउट कर देगा और बाहर फेंक देगा। इसी तरह से अमोइबा अपना फूड रहता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, अमोइबा है, उसके बाद आएगा पैसोपोडिया, फिर उसके बाद आएगा एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या करेगा, फूड कैप्चर करेगा। उसके बाद टेकन इन फूड या फूड कैपोर्ट्स। उसके बाद आएगा डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वेकर्स। उसके बाद आएगा अनडाइजेशन फूड। उसके बाद आएगा मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इन थ्रो आउट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अमोइबा के बाद आता है पैरामेशियम, विच इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एट अ स्पेसिफिक स्पॉट विच इज मूव देयर बाय सीरिया स्मॉल हेयर प्रेजेंट और ओवर। पैरामेशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ये एक स्पेसिफिक स्पॉट से फूड देता है जो कि सीरिया की मदद से वहाँ से ले जाया जाता है। आप इस फिगर में पैरामेशियम को देख सकते हैं। पैरामेशियम कुछ इस टाइप का दिखता है। अब आता है स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉप्स। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंजेशन यानी इंटेक ऑफ फूड, फूड का लेना। फिर डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल वंस, ब्रेकडाउन करता है मटेरियल को सिंपल वंस में। और थर्ड है ऑब्जर्वेशन, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्ट फूड, डाइजेस्ट फूड का मूवमेंट होना। फिर फोर्थ आता है एस्पिरेशन, ये क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, फूड का यूटिलाइजेशन होना। फिर फिफ्थ आता है एजेशन, ये क्या है, रिमूवर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है आइए जानते हैं। माउथ से शुरू करते हैं। माउथ का काम क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, फूड का लेना होता है माउथ का काम। फिर आता है टीथ, टीथ का काम क्या होता है, चीविंग, ग्रेडिंग ऑफ फूड, फूड को चबाना, ये होता है टीथ का काम। फिर टंग, टंग का काम क्या होता है, जीभ का, रोरिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वेरिंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। ये क्या करता है, फूड को मिक्स करता है और साथ में टेस्ट करता है फूड को। और क्या करता है, फूड को मतलब कि जो निगलते हैं फूड, उसमें ये मदद करता है। उसके बाद आता है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, ये होता है सेलेक्ट सैलिवा प्लस म्यूकस, मतलब कि एक स्टार्च छोड़ता है, जो आपका थूक होता है इसी को स्टार्च कहते हैं। एक स्टार्च रिलीज करता है सैलिवरी ग्लैंड, जो कि क्या होगा, एक शुगर टाइप का होता है, जो कि फूड को मतलब कि एक पानी जैसा बना देता है, जिसके मदद से हम फूड को आराम से निगल सकते हैं या फिर आराम से उसे खा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि माउथ, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका माउथ है और ये टीथ है और आप जो ये देख रहे हैं इसे टंग कहते हैं यानी जीभ कहते हैं, और ये सैलिवरी ग्लैंड जो कि स्टार्च को छोड़ता है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि तब आपके घर में आपका मनपसंद सब्जी बनता है या फिर चिकन बनता है या फिर पनीर बनता है तो आपके मुँह में पानी आ जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा कि पानी आता कहाँ से? उसी पानी को स्टार्च कहते हैं। ये स्टार्च आता है सैलिवरी ग्लैंड से। सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करता है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, ये आपके फूड में मिक्स हो जाता है और आपके खाने को पचने में मदद करता है। अब आप इस फिगर को देखिए, ये है ओसोफेक्स। ओसोफेक्स का काम क्या है, ये आपके मुंह और पेट को जॉइन करता है। मतलब जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना आपके ओसोफेक्स से होते हुए आपके पेट में जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने खाना खाया तो सीधा आपके पेट में जाके गिरे, ऐसा नहीं है। वो एक मूवमेंट के साथ जाता है, जिस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टेटिक मूवमेंट। ये पेरिस्टेटिक मूवमेंट कुछ इस टाइप का दिखता है। आप जब भी खाना खाते हैं तो ओसोफेक्स से होते हुए जाता है आपके पेट में। ओसोफेक्स का डेफिनेशन है टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमच बाय पेरिस्टेटिक मूवमेंट, मतलब फूड आपके माउथ से होते हुए आपके स्टोमच में जाता है बाय पेरिस्टेटिक मूवमेंट। इसके बाद आता है स्टोमच। स्टोमच में गैस्ट्रल जूस प्रेजेंट होता है, जो कि 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका pH क्या होता है, 1 होता है। अगर आपने इसका pH नहीं पढ़ा तो चैप्टर 2 मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, आप जाके पढ़ सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। इसका काम क्या होता है, मेक मीडियम एसिडिक, मीडियम को एसिडिक बना देते हैं, यानी जो फूड आप खाते हैं उसको एसिडिक बना देता है। उसके बाद आता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, जो आपका जो एसिडिक बन गया फूड उसको क्या करता है, उससे प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। और उसके बाद आता है मुकस। मुकस का काम क्या है, प्रोटेक्ट्स इनर रीनिंग ऑफ द स्टोमच, हमारे स्टोमच को प्रोटेक्ट करता है। किससे, HCl से, क्योंकि HCl क्या होता है, बहुत खतरनाक एसिड होता है। अगर आप उसमें अपना हाथ डालेंगे तो आपका हाथ भी उसमें जड़ सकता है। इससे क्या करता है, मुकस हमारे पेट को प्रोटेक्ट करता है HCl एसिड से। ये तीनों का काम हो गया। स्टोमच के बाद फूड इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो रीवर होता है, रीवर छोड़ता है बायोजूस। अब बायोजूस का काम क्या है, बायोजूस का काम यह है कि जो फूड आया
है जो कि एसिडिक है, जिसको HCl ने एसिडिक बना दिया है, उसको फिर से बेसिक बनाना, ये बाइट जूस का काम है। अगर वो एसिडिक ही रहेगा तो पेट को डैमेज कर सकता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है। इसे बाइट जूस क्या करता है, उसको एसिडिक से बेसिक बना देता है। उसके बाद आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास क्या छोड़ता है, पैंक्रियास रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस, जो कि 2 टाइप के होते हैं, टाइपसिन, एक रीपस। टाइपसिन का काम क्या होता है कि जो फूड आया है स्टोमच से, उसमें से प्रोटीन को फिर से डाइजेस्ट करना, ये टाइपसिन का काम होता है। और रीपस का क्या होता है, जो रीपस होता है वो क्या होता है, बिग फैट को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल फैट में, जिससे वो आराम से डाइजेस्ट हो सके। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड प्लस जाइसोड में, और प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको विरी कहते हैं। विरी का काम क्या होता है, हेल्प इन ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड इनटू द ब्लड। ये हेल्प करता है डाइजेस्ट फूड को ब्लड में एब्जॉर्ब होने में, और फूड का पूरा डाइजेस्ट होने का काम यही आके खत्म हो जाता है। इसी के ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, इसका नाम बताइए और साथ में इसका काम क्या होता है। तब आपको ये लिखना होगा कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है विरी, जिसका काम होता है जो डाइजेस्ट फूड होता है उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करना, इसका ये काम होता है। फूड पूरा डाइजेस्ट होने के बाद चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सेकंड, द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी व्यू टू अनस, अनस की मदद से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देता है बॉडी से। ये राज इंटेस्टाइन का काम है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा होता है या फिर राज इंटेस्टाइन? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसका नाम है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे मिड टर्म का पेपर दीजिए या फिर प्री बोर्ड का पेपर दीजिए या फिर फाइनल एग्जाम का पेपर दीजिए, आपको इसके ऊपर एक नए क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। गाइस, अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो यार। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, आप मानेंगे नहीं कि 10 मिनट की वीडियो बनाने में करीबन 20 से 25 घंटे लगते हैं। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और हाँ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें नाम है रेस्पिरेशन। पहले तो जानते हैं रेस्पिरेशन होता क्या है। फर्स्ट, गैस एक्सचेंज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर एंड रिलीज ऑफ CO2 ब्रीथिंग। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं एटमोसफियर से और रिलीज करते हैं CO2, इसी को ब्रीथिंग कहते हैं। और सेकंड आता है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन। जब आप फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और सेल के अंदर रिलीज करते हैं एनर्जी, इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब पढ़ते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके ऊपर एक नए क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट तो होता है ग्लूकोज, जिसमें 6 कार्बन शुगर होते हैं। उसके बाद जाता है इन साइटोप्लाज्म, जो कि प्यूरिक एसिड प्लस एनर्जी होता है। उसके बाद क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट में। फर्स्ट आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सेल के अंदर ही होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि सेल होता क्या है, तो आपकी जो बॉडी बनी है करोड़ों सेल से मिलकर बनी हुई है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं या फिर किचन ऑफ सेल भी कहते हैं। एक रिलीज करता है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, इसी को क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। उसके बाद आता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंट क्या है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, ये इथेनॉल यानी कि जो दारू होता है उसको इथेनॉल कहते हैं, प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ये रिलीज करता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड आता है रैक ऑफ ऑक्सीजन। रैक ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हाथ पैरों में दर्द क्यों होता है, और दर्द इसलिए होता है क्योंकि जो आपका जो मसल होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द होता है। मतलब कि जो फैट होता है एक जगह इकट्ठा हो जाता है आपके मसल के अंदर, जिसकी वजह से अगर आप अपने पैर को ठंडे पानी या गर्म पानी से धोएंगे तो क्या होगा, जो फैट होगा या फिर रैक ऑफ ऑक्सीजन होगा वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। रैक ऑफ ऑक्सीजन में हमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी देखने को मिलता है। इसके बाद हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसके ऊपर आपको एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 10 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा कर देखेंगे तो आपको इसके ऊपर एक नया क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं। तो आपको सबसे पहले कुछ इस टाइप का बॉक्स बनाना है। एक में लिखना है एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड में लिखना है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आप लिखेंगे टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लिखेंगे टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फिर आएगा ऑक्यूस इन माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे में आएगा ऑक्यूस इन साइटोप्लाज्म। फिर आएगा थर्ड एंड प्रोडक्ट आर CO2 प्लस H2O। फिर आएगा एंड प्रोडक्ट आर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। फिर फोर्थ आएगा मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। फिर उसमें आएगा लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अब आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप जब भी सांस लेते हैं तो ये सबसे पहले जाता है नसर पैसेज में, फिर जाता है फेनियस, फिर जाता है रेनियस, फिर जाता है ट्रेकिया
उसके बाद जाता है रिंग ऑफ कैटरज, फिर जाता है ब्रोंकी। यही ब्रोंकी जाके बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसको ब्रोंकियोरस कहते हैं। फिर जो ब्रोंकियोरस होते हैं ना, छोटे छोटे जो होते हैं गुब्बारे जैसे ऐसे होता है, जिसको क्या कहते हैं, एडवर्ड्स सैक कहते हैं। अगर हम इसको जूम करके देखें तो कुछ इस टाइप का देखेगा, जिसको छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, इसको एलवेरी कहते हैं। इसी के अंदर CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। आपको इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस डायग्राम से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस तो होते नहीं, लेकिन तब भी डायग्राम कभी कभी आ जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हम पढ़ेंगे अपने हार्ट के बारे में, अपने दिल के बारे में। लेकिन क्या होता है, लोग अपना दिल, अपना हार्ट किसी और को दे देते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपके पास आपका दिल है या फिर आपने किसी और को दे दिया है? आप मुझे कमेंट में बताइए। तो आइए पढ़ते हैं। हमारा हार्ट 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। 2 ऊपर वाले चैम्बर को राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, और नीचे वाले चैम्बर को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी और वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी से डीऑक्सीडेंट ब्लड आता है। उसके बाद वह राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में होते हुए जाएगा प्राइमरी आर्टरीज में, फिर लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए वो चला जाएगा। उसके बाद ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा, फिर आएगा प्राइमरी वेन्स में, उसके बाद जाएगा लेफ्ट आर्टरीज में, फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा वॉल्ट के थ्रू जाएगा बाकी सभी बॉडी में। मतलब कि पहले डीऑक्सीडेंट ब्लड आएगा हार्ट में, फिर हार्ट से होते जाएगा लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीडेंट होगा, फिर आएगा हार्ट में, हार्ट में फिर क्या होगा, वो हार्ट से पंप कर देगा और पूरे बॉडी में पहुंचा देगा ऑक्सीडेंट ब्लड। अगर ये पैटर्न बार बार रिपीट ना हो तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि यही रिपीट होता है पैटर्न बार बार, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। अगर हमारा दिल धड़कना बंद कर देगा तो हम मर भी सकते हैं। वैसे कम चांस होता है कि हार्ट का डायग्राम बनाने को आए, लेकिन आपको इसके पार्ट्स का नाम याद होना चाहिए। हमें एक और डायग्राम समझना है जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। देख इसमें क्या है, पहले बॉडी ऑर्गन्स है, यहाँ से जाएगा डीऑक्सीडेंट ब्लड हार्ट में, फिर हार्ट से जाएगा प्राइमरी आर्टरीज में, फिर प्राइमरी आर्टरीज से जाएगा लंग्स में, लंग्स में क्या होगा, ये डीऑक्सीडेंट ब्लड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा। उसका जाएगा ये फिर से दिल में, दिल में जाने के बाद क्या होगा, ये फिर से जाएगा आर्टरीज में, जिसको वोल्टा कहते हैं, इसमें ऑक्सीजनेट ब्लड है। फिर जाएगा बॉडी ऑर्गन्स में, बॉडी ऑर्गन्स के बाद जाएगा फिर से वही डीऑक्सीजनेट होके जाएगा हार्ट में, फिर से वही प्राइमरी में जाएगा, फिर से क्या होगा, लंग्स में जाएगा। यही पैटर्न कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसकी वजह से हमारा क्या बॉडी है हमेशा वर्क करता है। इसी को ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। 2023 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है, तो आपको इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है ब्लड के बारे में। ब्लड को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। पहला RBC, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। ये क्या करता है, ये CO2 और O2 को कैरी करता है और यही डिसाइड करता है कि खून का रंग ज़्यादा डार्क होगा या ज़्यादा डार्क नहीं होगा। फिर आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ये क्या करता है, तब आपका हाथ या पैर कट जाता है तो आपका खून को रोकने का काम करता है कि आपका खून बॉडी के बाहर ना जाए। फिर आता है WBC, जिसको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसका काम ये है कि जो खून में होते हैं जर्म्स, बैक्टीरिया, ये उनको मारता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट। इसमें आपको जनरली बस 2 ही चीज़ पढ़ना है, पहले जायरम और फिर फेरम्स। पहले पढ़ते हैं जायरम्स। ये क्या है, कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, कैरी करता है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम रूट्स, जड़ से, और सभी पार्ट में पहुंचाता है प्लांट के। और सेकंड है नो एनर्जी यूज, मतलब कोई एनर्जी ये यूज नहीं करता। इसके बाद आता है फ्यूरम। फर्स्ट, कैरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्ट बनता है उसको जो प्लांट होता है उसके सभी पार्ट में पहुंचाता है। और सेकंड आता है एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम ATP। ये ATP एनर्जी यूज करता है। नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन, मतलब जो हार्मफुल गैस होते हैं या फिर हार्मफुल मटेरियल होते हैं उसे रिमूव कैसे करती है बॉडी। तो आइए फर्स्ट पढ़ते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन का एक्सक्रीशन सिस्टम कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें आपको 2 किडनी और साथ में 2 यूरेटर और साथ में 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथर देखने को मिलेगा। किडनी का काम होता है अनप्योर ब्लड को फिल्टर करना, और जो ब्लड फिल्टर हो जाती है इसको वापस से क्या करती है, बॉडी में भेज देती है। और जो यूरेटर होता है इस दोनों किडनी से कनेक्ट होता है। इसका काम क्या होता है, जो अनप्योर मटेरियल होता है किडनी का वो क्या करता है, इसी की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट होता है। यानी कि ये जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को एक साथ जोड़ने का काम करती है। और उसके बाद क्या होता है, तो अनप्योर मटेरियल जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में अगर पूरा फुल हो जाता है तो ये यूरेथर की मदद से क्या होता है, बॉडी के बाहर चली जाती है। यूरेथर क्या है, मसल से बना है, इसलिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। आप जब चाहे जब वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और साथ में इसके नाम भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी के अंदर ही होता है, जो कि क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। नेफ्रॉन का डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि आर्टरी इसमें कनेक्ट है बोमेस कैप्सूल से,
और जो इसके अंदर छोटे छोटे से गोरस हैं इसको कहते हैं ग्रोमेरस। वह ब्रेड बोमेस कैप्सूल में जाएगा, फिर उसके अंदर है ग्रोमेरस, वहाँ से होते हुए जाएगा ट्यूबर पार्ट ऑफ न्यूफ्रॉम। इसमें क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इसको फिर से रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ब्रेड के। और जो अनप्योर न्यूट्रिशन होते हैं उसको कलेक्ट कर दिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। इसी तरह से क्या होता है, हमारा ब्रेड अनप्योर से प्योर बन जाता है। ये फंक्शन कंटिन्यू होता रहता है। अगर ये फंक्शन रुक गया तो क्या होगा, अनप्योर ब्रेड एक जगह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारी फेस करना पड़ जाएगा। आपके बुक में नेफ्रॉन का फिगर कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। अगर बाय चांस आपके एग्जाम में आ गया तो क्या आप ऐसे बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको नेफ्रॉन का फिगर कुछ इस टाइप का बनाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे आसान भी है और मुश्किल भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको नेफ्रॉन का हर पार्ट्स का नाम याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक आता है एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट अपना एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कैसे रिमूव करते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड थ्रू स्टोमाटा। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज स्टोमाटा की मदद से करते हैं। सेकंड, एक्सेस वाटर इज रिमूव बाय ट्रांसमिशन। एक्सेस वाटर को ट्रांसपीरेशन की मदद से रिमूव करते हैं। फिर आता है प्लांट आल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट अपने वेस्ट सब्सटेंस को मिट्टी में भी छोड़ देते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और साथ में टाइम भी रखता है। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक